नमस्कार साथियों, मैं आर के सिंह आप सभी का संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम एक खास मुद्दे को लेके आए हैं और इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पे हम चर्चा करेंगे। मुद्दा क्या है कि हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से एकल एवं अविवाहित महिलाओं को नए सरोगेसी कानून के दायरे से बाहर रखने पर स्पष्टीकरण मांगा है। चूंकि मुद्दा क्या है, इस मुद्दे का जो मूल विषय है वो सरोगेसी और सरोगेसी अधिनियम से जुड़ा हुआ है और ये जो दोनों विषय हैं ये क्या है, काफ़ी रोचक हैं और आम जनमानस में जिज्ञासा का विषय भी रहते हैं। तो इन्हीं के विभिन्न पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हाल ही में ये जो चर्चा में मुद्दा आया है ये क्यों आया, कोर्ट तक कैसे पहुंचा। साथ ही हम बात करेंगे कि सरोगेसी क्या होती है, सरोगेसी के कौन से प्रकार होते हैं। साथ ही हम बात करेंगे सरोगेसी अधिनियम 2021 के प्रमुख प्रावधान कौन से हैं। इसी के अन्य पहलू जैसे कि सरोगेट मदर के लिए कौन से मानक तय किए गए हैं और सरोगेसी की प्रक्रिया का लाभ कौन प्राप्त कर सकते हैं, उनके लिए अनिवार्य शर्तें क्या हैं। साथ ही सरोगेसी अधिनियम 2021 से संबंधित कौन सी चुनौतियां या समस्याएं हैं और उनके समाधान के लिए कौन से प्रयास किए जा सकते हैं। तो इन विभिन्न पहलुओं की हम आज चर्चा करें और इससे पहले हम बढ़ते हैं अपने एक एक करके बिंदुओं के तरफ। तो सबसे पहली बात हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये मुद्दा था देश के विभिन्न प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां बना, उन्हीं समाचार पत्रों में से एक समाचार पत्र द हिंदू की हम हेडलाइंस को अपने विश्लेषण का आधार बनाते हैं। सुर्खी क्या थी कि वाई एक्सक्लूड सिंगल वोमेन फ्रॉम ऑप्टिंग फॉर सरोगेसी, दिल्ली हाई कोर्ट। इस हेडलाइंस के साथ ये न्यूज चर्चा में आई। अब इसके बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हम पहले ही बता चुके हैं कि ये चर्चा में क्यों आया, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार से कारण पूछे हैं कि वे कौन से कारण हैं जिसके आधार पे सरकार ने नए कानून में सिंगल और अनमैरिड जो वुमेन्स हैं उनको इस कानून के दायरे से बाहर रखा है। यही मूल मुद्दा है। अब चर्चा करते हैं इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की। तो एक एकल अविवाहित महिला जो 44 वर्षीय हैं, इन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस कानून के खिलाफ चुनौती प्रस्तुत की थी और उसी याचिका के सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या किया, ये सरकार से प्रश्न उठाया। साथ ही क्या है कि यह प्रावधान क्या है कि इनकी जैसी महिलाओं को सरोगेसी से लाभ प्राप्त करने से रोकता है। दूसरी बात क्या है कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय है ये भी पूछा कि इस कानून का लाभ प्राप्त करने के लिए वैवाहिक स्थिति को आधार बनाया गया है, ये किन कारणों से बनाया गया है। ये दो प्रश्न क्या है हाई कोर्ट ने सरकार से पूछे हैं। अब बढ़ते हैं इनके अगले बिंदुओं में। तो देखिए सरोगेसी जो अधिनियम 2021 है, इस प्रक्रिया के तहत क्या कहा गया है कि केवल वही महिलाएं जो या तो क्या हैं तलाकशुदा हैं या फिर विधवा हैं। साथ ही इसके उनकी जो उम्र सीमा होनी चाहिए वो क्या है कि 35 से 45 वर्ष होनी चाहिए और वही सरोगेसी प्रक्रिया का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। दूसरी बात कि जो सरोगेसी अधिनियम 2021 की धारा 21S है, इसके साथ उसी अधिनियम की एक अन्य धारा जो 21ZG है, इसके तहत भी क्या है कि जो इच्छुक महिला है उसकी परिभाषा को परिभाषित किया गया है और इस परिभाषा के अंतर्गत क्या है कि इसको भी क्या है कि कोर्ट में चुनौती प्रस्तुत की गई है। साथ ही क्या है कि महिला ने यह भी तर्क दिया कि जो इस अधिनियम की धारा 21ZG है ये पूरी तरह से क्या है तार्किक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस धारा में ये कानून बनाया गया है कि जो इच्छुक महिला होगी उसका सरोगेट मदर से आनुवांशिक संबंध होना चाहिए। साथ ही क्या है कि याचिकाकर्ता ने ये भी इस पे तर्क दिया है और इस पे आपत्ति जताई है कि जो ये कानून है ये पूरी तरह से क्या है तर्कविहीन है, साथ ही क्या है भेदभावपूर्ण है और गैर कानूनी है। क्योंकि इस कानून के द्वारा क्या होता है कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, जिसके लिए इन्होंने आधार बनाया कि जो आर्टिकल 14 है जो हमारे समानता के अधिकार से संबंधित है। साथ ही क्या है कि जो आर्टिकल 21 है जो जीवन जीने का अधिकार है, ये दोनों जो आर्टिकल हैं इनका ये कानून उल्लंघन करता है। अब बढ़ते हैं इसके अन्य बिंदुओं की तरफ। तो देखते हैं कि सरोगेसी होती क्या है।
तो अगर सामान्य शब्दों में हम देखें कि ऐसा कोई दंपति जो बच्चे पैदा करने में असमर्थ है, एक अन्य महिला अगर उनके बच्चे को अपने कोख में पालती है और उसके पैदा होने के बाद उस दंपति को सुपुर्द कर देती है, तो ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम सरोगेसी बोलते हैं। यानी इसका अगर सामान्य शब्दों में अगर हम बात करें तो किसी अन्य कारण से अगर कोई महिला बच्चे पैदा करने में असमर्थ है तो वो क्या करती है कि एक अन्य महिला को ऑप्ट करती है और वो महिला उसके बच्चे को अपने कोख में 9 महीने पालती है और उसके बाद पैदा होने के बाद उस महिला को सुपुर्द कर देती है। ये प्रक्रिया क्या है? सरोगेसी कहलाती है। और इसी के आधार पर अगर हम देखें तो सरोगेसी 2 प्रकार की होती है। जो पहली सरोगेसी होती है उसको बोलते हैं कमर्शियल या व्यावसायिक सरोगेसी। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो सरोगेट मदर होती है उसको क्या किया जाता है कि उसके जो चिकित्सकीय खर्च हैं यानी उसके मेडिकल एक्सपेंसेज हैं उसको प्रदान किया जाता है, साथ ही बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है और इसके साथ ही क्या है कि मौद्रिक लाभ भी प्रदान किया जाता है, चाहे वो नगद रूप में होगी या फिर किसी वस्तु के रूप में हो सकता है। दूसरी जो सरोगेसी होती है उसको हम बोलते हैं परोपकारी सरोगेसी। यानी कि इसमें क्या होता है कि इसमें केवल उस महिला यानी सरोगेट मदर को उसके स्वास्थ्य से संबंधित और जो चिकित्सकीय खर्च हैं उसके साथ साथ बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसे और कोई मौद्रिक लाभ प्रदान नहीं किया जाता है। तो इस आधार पे क्या है कि सरोगेसी 2 प्रकार की होती है। इसके अतिरिक्त भी अगर हम बात करना चाहें तो सरोगेसी के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है कि ट्रेडिशनल सरोगेसी और दूसरा होता है जेस्टेशनल सरोगेसी। अब ये 2 सरोगेसी क्या होती है तो अगर संक्षिप्त में हम देखें तो जो इच्छुक कपल होते हैं उनमें से अगर जो मेल है यानी कि जो पति है उसके स्पर्म और जो सरोगेट मदर है उसके एक को मैच कराया जाता है और इसको क्या किया जाता है कि उस सरोगेट मदर के फैलोपियन ट्यूब या उसके यूट्रस या कर्विका में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिसके बाद वो गर्भ धारण करती है और गर्भावस्था के बाद जब बच्चे को पैदा करती है और वो उस दंपति को या कपल को सुपुर्द कर देती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो बेबी पैदा होता है उसका जो बायोलॉजिकल मदर होती है वो सरोगेट मदर होती है और जो बायोलॉजिकल फादर होता है वो इच्छुक दंपति में जो पुरुष होता है वो होता है। इस स्थिति में क्या होता है कि जो अन्य महिला होती है, जो इच्छुक महिला होती है, उसका उस बेबी से कोई बायोलॉजिकल या जेनेटिकल संबंध नहीं होता है। एक अन्य भी स्थिति आती है कि जब डोनर कोई अन्य मेल या पुरुष हो, उस स्थिति में क्या होता है कि उस समय उस बेबी का जो बायोलॉजिकल फादर होता है उस इच्छुक दंपति में से कोई नहीं होता है। अब बात करते हैं दूसरी जो सरोगेसी है यानी कि जेस्टेशनल सरोगेसी। दूसरी क्या है? जेस्टेशनल सरोगेसी। अब ये क्या होती है इसके बारे में हम देखते हैं कि जेस्टेशनल सरोगेसी क्या होती है। इसमें और ट्रेडिशनल सरोगेसी में इतना ही अंतर है कि जेस्टेशनल सरोगेसी में जो इच्छुक दंपति होते हैं उसमें से मेल और फीमेल यानी मेल का स्पर्म और फीमेल का एग दोनों को क्या किया जाता है कि मैच कराया जाता है और उसको कृत्रिम तरीके से उस महिला में ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, जिसके बाद जो बेबी पैदा होता है वो क्या होता है, उस बेबी के जो बायोलॉजिकल फादर और मदर होते हैं वो इच्छुक दंपति होते हैं। इस प्रक्रिया में क्या किया जाता है कि IVF तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 2 सरोगेसी हो गई, पहला ट्रेडिशनल सरोगेसी और दूसरा जेस्टेशनल सरोगेसी। अब इसके कुछ अन्य पहलुओं को हम देखने का प्रयास करते हैं, जैसे कि सरोगेसी अधिनियम 2021। इसके प्रमुख प्रावधान कौन से हैं? दोस्तों, सबसे प्रमुख प्रावधान है वो ये है कि ये कहता है पूरी तरह से जो कमर्शियल सरोगेसी है उस पर ये प्रतिबंध लगाता है और साथ ही क्या है कि जो परोपकारी सरोगेसी है उसको ये अनुमति प्रदान करता है।
दूसरा बिंदु क्या है कि इस सरोगेसी अधिनियम के अंतर्गत शुक्राणु, ओसाइट और भ्रूण के लिए क्रायो संरक्षण प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने का भी यह प्रावधान करता है। साथ ही क्या है कि इसके अंतर्गत यह एक केंद्रीय डेटाबेस बनाए रखने और अपने कामकाज में राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता करने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण का गठन करने का भी प्रावधान करता है। साथ ही क्या है कि इसके अन्य जो बिंदु हैं, इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकारें एक या एक से अधिक उपयुक्त प्राधिकरणों का क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे और इन प्राधिकरणों के कुछ कार्य होंगे, जिसमें सबसे पहला क्या होगा कि ये सरोगेसी जो क्लिनिक होंगे उनके लिए मानक तय करेंगे, उनका पंजीकरण करेंगे और अगर वो मानक पे खरे नहीं उतरते हैं तो उनके पंजीकरण को निलंबित भी कर सकते हैं और रद्द भी कर सकते हैं। साथ ही क्या है कि केंद्र और राज्य सरकारें क्रमशः राष्ट्रीय सरोगेसी बोर्ड और राज्य सरोगेसी बोर्ड का भी गठन करेंगी। तो इस तरह से क्या है कि ये कुछ प्रमुख बिंदु थे। अब हम इसके अगले बिंदु की तरफ बढ़ते हैं। वो क्या है कि एक जो सरोगेट मदर होती है उसके लिए इस अधिनियम में कौन सी पात्रताएं या मानक तय किए गए हैं। तो जो सबसे पहला मानक है वो ये है कि जो इच्छुक दंपत्ति है उनसे सरोगेट मदर का कोई नज़दीकी संबंध होना अनिवार्य है, यानी कि उनसे आनुवंशिक संबंध होना चाहिए। दूसरा क्या है कि सरोगेट मदर है वो विवाहित महिला होनी चाहिए। साथ ही क्या है कि उसका अपना एक चाइल्ड यानी बच्चा होना चाहिए और वो बच्चा क्या होना चाहिए कि उसका अपना बायोलॉजिकल चाइल्ड या बेबी होना चाहिए, न कि गोद लिया हुआ बच्चा। साथ ही क्या है ये भी कहा गया है कि जो सरोगेट मदर होगी उसके लिए जो आयु सीमा होगी वो मात्र 25 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वो महिला अपने जीवन काल में केवल एक बार ही सरोगेट मदर बन सकती है। लेकिन इसके लिए एक अन्य क्लाज भी दिया गया है कि अगर किसी कारणवश महिला सरोगेसी प्रक्रिया में असफल होती है तो कोई भी महिला अपने जीवन काल में अधिकतम 3 बार अटेम्प्ट ले सकती है। साथ ही क्या कहा गया है कि जो सरोगेट मदर होती है वो सरोगेसी के लिए अपने युग्मक का इसमें उपलब्ध नहीं करा सकती है। साथ ही क्या है कि सरोगेट मदर को मेडिकल और मनोवैज्ञानिक फिटनेस प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि सरोगेट मदर के लिए कौन से मानक तय किए गए हैं। अब बात करते हैं कि अगर गर्भपात की स्थिति आती है तो उसके लिए इस अधिनियम में कौन से प्रावधान बनाए गए हैं। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि केवल गर्भपात मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही कराया जा सकता है। साथ ही क्या है कि इसमें जो इच्छुक दंपत्ति हैं उनके नाम उजागर नहीं किए जा सकते और साथ ही क्या है कि अगर इस प्रकार की प्रक्रिया में कानून या जो मानक तय किए गए हैं अगर उसका उल्लंघन किया जा रहा है, जैसे कि इस अधिनियम के तहत अगर अपराध में व्यावसायिक सरोगेसी, भ्रूण की बिक्री, साथ ही शोषण और सरोगेट बच्चे को छोड़ना, इस प्रकार की अगर गतिविधि में सम्मिलित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ 10 वर्ष का सजा या 10 लाख रुपए तक या दोनों दंड प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। अब देखते हैं कि सरोगेसी किनके लिए क्या किया गया है, किनको अनुमति प्रदान की गई है। तो सबसे पहले क्या है कि सरोगेसी उन्हीं को अनुमति दी जा रही है या सरोगेसी के द्वारा वही बच्चे प्राप्त कर सकते हैं जो क्या हो, या तो बाज हो यानी कि बाजपन के शिकार हो, वो किसी चिकित्सकीय कारण से बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं। साथ ही क्या है कि केवल परोपकारी सरोगेसी के द्वारा ही बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं और व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि व्यवसायिक जो सरोगेसी है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही क्या है
कि बिक्री, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए बच्चे पैदा करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही एक अन्य प्रावधान क्या है कि विनिमयों के माध्यम से निर्दिष्ट किसी भी स्थिति में किसी बीमारी के लिए सरोगेसी का उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे अगर किसी व्यक्ति को क्या असाध्य बीमारी हो गए या उसके कोई खास अंग या आर्गन काम नहीं कर रहे हैं, उस आर्गन के लिए सरोगेसी प्रक्रिया अपनाकर उस बच्चे के आर्गन को उपयोग नहीं किया जा सकता। तो ये कुछ प्रावधान थे। साथ ही क्या है कि अगर हम बात करें कि कौन सी चुनौतियां प्रमुख हैं, तो पहले से ही हम देख रहे हैं कि इसमें क्या कहा गया है कि एकल पुरुष और ऐसी विवाहित महिला जिसके पहले से एक बच्चे हैं वो इस प्रक्रिया का लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। इस आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये कानून इनके प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाता है। साथ ही क्या कहा गया है कि राष्ट्रीयता, वैवाहिक स्थिति, यौन रुझानों और उम्र के आधार पर अन्य व्यक्ति को भी इस कानून से क्या किया जा रहा है, बाहर किया जा रहा है, जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि ये समानता के अधिकारों का हनन है। साथ ही क्या है कि प्रजनन स्वायत्तता से संबंधित भी अनेक समस्याएं हैं और सरोगेसी के लिए जो बाझपन अनिवार्य योग्यता इसमें बनाई गई है, इसके ऊपर भी क्या है आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि ये किसी भी व्यक्ति के प्राइवेसी का है हनन है। तो इस तरह से क्या है कि कुछ चुनौतियां हैं। साथ ही क्या है कि पिछले कुछ समय से भारत सरोगेसी हब के रूप में उभर रहा था, जो कि क्या था, इस सरोगेसी के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में शामिल था। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख चुनौतियां थीं। साथ ही अगर हम देखें कि सरोगेसी कानून से जुड़ी कौन सी प्रमुख समस्याएं हैं, तो जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है, आनुवांशिक संबंध होना, यानी कि जो इच्छुक कपल होंगे उनका सरोगेट मदर से आनुवांशिक संबंध होना अनिवार्य है। दूसरी बात क्या है, चिकित्सा संबंधी मुद्दे, यानी कि उसको क्या होना चाहिए, मेडिकल रूप से यानी कि चिकित्सकीय रूप से फिट होना चाहिए, साथ ही मनोवैज्ञानिक रूप से भी उसे फिट होना चाहिए। और विधवा या तलाकशुदा होना, यानी कि इस कानून के अंतर्गत विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को ही इसकी अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही क्या है कि एक बच्चे की बाध्यता, यानी कि जो सरोगेट मदर होगी उसका कम से कम अपना एक बायोलॉजिकल चाइल्ड होना, जो तर्क रखा गया है, मानक रखा गया है, वो भी क्या है, एक इससे संबंधित समस्या है। तो इस तरह से क्या है कि हमने जिस मुद्दे को देखा, ये क्या है कि बड़ा ही ज्वलंत मुद्दा है और हमारे यूपीएससी पाठ्यक्रम के मुख्य परीक्षा के विभिन्न खंडों से जुड़ा है। जैसे अगर हम बात करें तो ये हमारे पेपर 1 यानी कि सामाजिक मुद्दे और सोसाइटी, समाज से जुड़ा हुआ टॉपिक है। साथ ही क्या है, अगर पेपर 2 की बात करें तो एक तरफ ये सरोगेसी अधिनियम, साथ ही हमारे समानता के अधिकार, हमारे जीवन जीने के अधिकार, हमारी प्राइवेसी के अधिकार से जुड़ा हुआ टॉपिक है। और अगर पेपर 3 की बात करें जिसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी है, जिसमें सरोगेसी प्रक्रिया और इसकी तकनीक से संबंधित ये जुड़ा हुआ टॉपिक है। और इसी के साथ ये पेपर 4 के इथिक्स यानी नीति शास्त्र से जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसपे क्या है कि नीति शास्त्र बेस्ड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर इन सारे बिंदुओं को देखें तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक था जिसका आज हमने चर्चा किया। तो आज तक के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।